मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। पुराने दौर की तारीख़ जब आप पढ़ेंगे तो कई मरतबा आपको मिलेगा कि बादशाह का जो सबसे करीबी होता था, जिस पर बादशाह राजा सबसे ज़्यादा भरोसा क्या करता था, जिसको कभी वज़ीर ख़ास, कभी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म कहा जाता था, वही गद्दार निकल जाता था। इस वक्त वेस्ट बंगाल की सियासत में यही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिसके बारे में किसी को शक नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ेगा या छोड़ेगी, उन लोगों ने भी ममता बनर्जी को धोखा दे दिया। और अब खबर ये आ चुकी है कि ममता बनर्जी की पार्टी ही कांग्रेस में मर्ज होने जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के दोस्तों ने, उनकी सहेलियों ने, जिसको ममता बनर्जी ने सियासत में आला मकाम तक पहुंचाया, उन लोगों ने जब धोखा दे दिया, पार्टी पर कब्जा करने का प्लान बना लिया, ममता बनर्जी के पास कुछ बचा नहीं, तो अब एक ही ऑप्शन बच जाता है कि ममता बनर्जी की पार्टी ही कांग्रेस में मिल जाए, कांग्रेस में उसका विलय हो जाए। और अब इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। एक और पार्टी है महाराष्ट्र की, वो भी कांग्रेस में जम हो सकती है। कांग्रेस से ही टूटकर वो पार्टी बनी थी और अब उसके भी विलय होने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है नाकाबिल यकीन है, लेकिन आपको यकीन करना होगा। कल तो मैंने आपको बताया था सयानी घोष के बारे में कि जो एक्ट्रेस थी, फिल्मी दुनिया में थी, और जब उसके फिल्मों का दौर ख़त्म हो गया तो उसका कोई अपना वजूद नहीं रह गया था, कोई नाम लेने वाला नहीं था। ममता बनर्जी ने उसको सियासत में जगह दी, उसको टिकट दिया, जादवपुर से साल 2024 में पहली मरतबा MP बनी, पार्लियामेंट में उसको बोलने का मौका दिया गया और फिर सयानी घोष सिर्फ 2 साल में पूरे हिंदुस्तान का सबसे चर्चित चेहरा बन गई, पॉपुलर हो गई, मशहूर हो गई, पार्लियामेंट में बोलने लगी, बाहर बोलने लगी। 2026 के असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम शामिल कर दिया। ममता बनर्जी से ज़्यादा रैलियां उन्होंने की, लेकिन उस सयानी घोष ने भी ममता को धोखा देकर NDA ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, बागियों के साथ चली गई है। अब वो TMC पर ही कब्जा करेगी या BJP को ज्वाइन करेगी, अलग पार्टी बनाएगी, फिलहाल ये बात सामने नहीं आई है। सयानी घोष भी पिछले 2 दिनों से चुप है, खामोश है, कुछ भी नहीं बोल रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं, पुरानी वीडियोस उनकी वायरल हो रही है जिसमें कभी वो राघव चड्ढा पर तंज कर रही है, कभी किसी और पर वो तबसरा कर रही है। कुछ लोग जो सयानी घोष के चाहने वाले हैं, जिनको यकीन नहीं हो रहा है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, सयानी घोष नहीं गई है, मीडिया ने गलत प्रोपेगेंडा चला रखा है, झूठी बात है, सयानी घोष अभी तक दीदी की वफादार है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सयानी घोष पिछले 2 दिनों में क्यों सामने आकर कुछ नहीं बोल रही है, सफाई क्यों नहीं दे रही है? सयानी घोष क्यों अभी तक खामोश है, जबकि रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि जिन 20 MPs की लिस्ट सौंपी गई है उसमें सयानी घोष का नाम भी शामिल है। शत्रुघ्न सिन्हा, इनके बारे में तो किसी को शक नहीं हो रहा था कि ये ममता बनर्जी को धोखा देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा वो शख्स है जिनको BJP ने निकाल बाहर किया, जिनको BJP ने टिकट तक नहीं दिया। शत्रुघ्न सिन्हा का पूरा पॉलिटिकल कैरियर खराब हो गया था। वो बंगाल से भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बल्कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। पटना से वो चुनाव जीते थे और जब BJP ने उनको टिकट नहीं दिया, सियासत से बाहर कर दिया, पूरा कैरियर तबाह कर दिया, तब ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को TMC ज्वाइन करवाया, उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया और शत्रुघ्न सिन्हा पार्लियामेंट पहुंच गए। अब उस शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ममता बनर्जी से बगावत कर ली है, गद्दारी की है, साथ छोड़ दिया है। एक और नाम अब सामने आ गया है जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे या मुश्किल वक्त में कभी ममता बनर्जी को धमकी देंगे, लेकिन अब उन्होंने भी ममता बनर्जी को धमकी देना शुरू कर दिया है और ये नाम है कल्याण बनर्जी का। जब 20 MPs ने ममता बनर्जी से बगावत की, असेंबली में 60 MLAs ने बगावत की, अभिषेक बनर्जी पर केस चल रहा था कलकत्ता हाई कोर्ट में, उन्होंने MLAs का फर्जी साइन कराकर असेंबली में लेटर सबमिट करवाया था लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। उस केस को हैंडल कर रहे थे कल्याण बनर्जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सबके खिलाफ बोला, कहा कि हम दीदी के साथ थे, है, रहेंगे। अब इस कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को धमकी दी है और कह दिया है आपको 2 में से एक को चुनना होगा, या तो हम जैसे वफादार नेताओं को आप चुनिए या फिर अभिषेक बनर्जी को चुनिए। अब दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती है। Because this arrogant attitude, I don't like it. One must
respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. कल्याण बनर्जी वही है जिनकी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हुई। हालांकि एक बेसिक वजह है, कल्याण बनर्जी पहले लोकसभा में चीफ व्हिप नहीं थे बल्कि काकोली घोष चीफ व्हिप थी और पिछले कई सालों से वही थी। 40 सालों से काकोली घोष ममता बनर्जी के साथ थी। अब उस काकोली घोष को ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप के दर्जे से पार्लियामेंट में हटा दिया, उनकी जगह कल्याण बनर्जी को बनाया गया। तो काकोली घोष ने बगावत कर दी, 20 एमपीज को तोड़ लिया, कल्याण बनर्जी को उनकी जगह दी गई। अब इस कल्याण बनर्जी ने भी धमकी दे दी है। कल्याण बनर्जी का कहना है, अभिषेक बनर्जी पर जो केस चल रहा है उस केस में मैं वकील हूं, लगातार पैरवी कर रहा हूं। अब रात अचानक मुझे खबर मिलती है कि अभिषेक बनर्जी ने वकील चेंज कर दिया है, किसी और को वकील मुकर्रर कर दिया है। इसका मतलब है कि अभिषेक बनर्जी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। पहले भी उन्होंने मुझ जैसे सीनियर नेताओं पर भरोसा नहीं किया है, इसलिए अब मैं अभिषेक बनर्जी के रहते हुए टीएमसी में नहीं रहूंगा। दीदी को फैसला करना होगा, वो या मैं। इस पूरी कहानी को अगर आप देखेंगे कि लगातार जो टीएमसी के सीनियर लीडर्स हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो ये सब के सब मिलकर अभिषेक बनर्जी को ही विलन बना रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त वेस्ट बंगाल में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, जिन्होंने सबसे पहले बगावत की थी और ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा और उसके बाद 5 सालों की मेहनत करके उन्होंने ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल की सत्ता से बाहर कर दिया। जब वो पार्टी से निकले थे तो उन्होंने भी अभिषेक बनर्जी पर ही इल्ज़ाम लगाया था और कहा था अभिषेक बनर्जी की वजह से मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ, दीदी से कोई दिक्कत नहीं। और अब जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार बन गई है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी पावर में है, तो एक के बाद दिगरे तमाम सीनियर्स और जूनियर दोनों लीडर ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं और सब अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसी की वजह से पार्टी में कोई रहने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी की एक सच्चाई यह भी है कि पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी ने सीनियर नेताओं की जगह जूनियर लोगों को, नए लोगों को अपनी पार्टी में जगह दिया। ममता बनर्जी ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग उनकी पार्टी में आ सके और ममता बनर्जी ने लगातार इसी पर काम किया। ममता बनर्जी ने साल 2024 में तकरीबन 15 से ज़्यादा नए लोगों को टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। इस साल असेंबली के इलेक्शन में भी नए लोगों को उन्होंने टिकट दिया। यूसुफ पठान, जिनका वेस्ट बंगाल की सियासत से कुछ भी लेना देना नहीं था, गुजरात से लाकर वेस्ट बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से ममता बनर्जी ने उनको चुनाव लड़वा दिया, वो चुनाव जीत गए। सयानी घोष, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, इससे पहले कभी ये चुनाव नहीं लड़ रही थी, किसी पार्टी में नहीं थी, ममता बनर्जी ने उनको अपनी पार्टी में बुलाया, जादवपुर लोकसभा से टिकट दिया, वो चुनाव जीत गई। एक और नाम है पार्था भैमिका, इसका भी सियासत से कुछ भी लेना देना नहीं था, फिल्मी दुनिया में थी, ममता बनर्जी ने बुलाया, इसको टिकट दिया, ये चुनाव जीत गई। इसी तरह आरामबाग लोकसभा से मिताली बाग है, उसको जीत मिल गई, उसका सियासत से कुछ भी लेना देना नहीं था। डॉक्टर शर्मिला सरकार है, अरूप चक्रवर्ती है, कुलदीप सोरेन है, जुम मालिया है, रचना बनर्जी है, बापी हालदार है। ये तमाम वो चेहरे और नाम हैं जिनका सियासत से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं था। इसमें से किसी का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से, किसी का क्रिकेट से, किसी का कुछ और पेशा था, कोई इन्फ्लुएंसर है। ममता बनर्जी ने इनको अपनी पार्टी ज्वाइन करवाया, टिकट दिया, ये सब एमपी बन गए, लोकसभा पहुंच गए और अब
20 जिन लोगों ने ममता बनर्जी को धोखा दिया है, गद्दारी की है एमपीज़, उनमें से 10 यही है जिनको पहली मर्तबा ममता बनर्जी की टिकट पर जीत मिली। कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं और तज्जिया कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ममता बनर्जी ने पुराने लोगों को लोकसभा भेजने की जगह या अपने पुराने नेताओं को तरजीह देने की जगह ममता बनर्जी ने मशहूर नाम पर भरोसा किया, चर्चित चेहरों पर एतमाद किया, उनको उन्होंने एमपी बनाकर पार्लियामेंट भेज दिया। ये वो लोग हैं जिनका कोई विज़न नहीं, जिनकी कोई फ़िक्र नहीं, जिनको महज आराम चाहिए, आसाइश चाहिए, इक़्तिदार चाहिए। ये अपने मिशन के लिए, किसी अच्छे एजेंडा के लिए, देश के लिए कोई मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसी वजह से मुश्किल वक्त में इन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया। और देखा जाए तो यही सच्चाई है। सयानी घोष ने भले ही 2-3 सालों में बड़ी शोहरत हासिल कर ली, लेकिन आराम तलब रही है। फिल्मों में इसने बोल्ड एक्ट्रेस का किरदार अदा किया है। अब अगर सयानी घोष को धमकी दी जाए, ईडी से रेड मारी जाए और कहा जाए कि जेल भेज दिया जाएगा, यूएपीए लगा दिया जाएगा, तो क्या कोई इस तरह की सख्ती को बर्दाश्त कर पाएगी? यकीनी तौर पर कहेगी, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, हम छोड़ देते हैं दीदी का साथ। यूसुफ पठान से अगर कहा जाए कि आपका बड़ा नाम है, मकाम है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको इतनी अच्छी खासी दौलत मिली हुई है, लेकिन एक बात आपको माननी है, नहीं करेंगे तो आपका सज्जा बाहर है, बुलडोज कर दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो क्या वो सत्ता से लड़ेंगे, बर्दाश्त करेंगे, जेल जाना चाहेंगे? वो सोचेंगे क्यों हमें जेल जाना, किसी और के लिए क्यों मुसीबत मोल लेना, पूरी फैमिली को परेशान करना। वो दूसरी तरफ का रास्ता इख्तियार करेंगे और यही हो रहा है ममता बनर्जी के साथ। जिन लोगों को उन्होंने एमपी बनाया या एमएलए बनाया, उनके पास पॉलिटिकल विज़न नहीं, मिशन नहीं, मसाइब बर्दाश्त करना वो नहीं चाहते। फ्री में वो एमएलए एमपी बन गए, ममता बनर्जी की हुकूमत थी, उनको टेंशन नहीं थी। लेकिन अब अगर उन पर मुसीबत आएगी, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो ये सब झेलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को ही छोड़ना शुरू कर दिया। अब आगे ममता बनर्जी का क्या होगा? जिस तरह वेस्ट बंगाल की असेंबली में 80 में से 60 एमएलएज ने ममता बनर्जी से बगावत कर ली है, पार्लियामेंट में 28 में से 20 एमपीज़ ने बगावत कर लिया है, उनके ज़्यादातर राज्यसभा एमपीज़ ने भी रिज़ाइन कर दिया है। इसके बाद अगर ममता बनर्जी कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट में वो मुकदमा दायर करती है, तो मुझे लगता है कि पार्टी पर अब उनका कंट्रोल नहीं रह पाएगा। जिस तरह शिवसेना के बारे में या एनसीपी के बारे में फैसला आया था, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला होगा, अदालत का फैसला होगा कि जब पार्टी के ज़्यादातर जीते हुए नुमाइंदे ममता बनर्जी को लीडर नहीं बनाना चाहते, किसी और को बनाना चाहते हैं, तो उसी के हाथ में पार्टी चली जाएगी और इस तरह टीएमसी ममता बनर्जी के पास नहीं रहेगी। अब ममता बनर्जी के पास ऑप्शन क्या है? अब 2 दिन से ये खबर चल रही है और अब तक ये खबर मीडिया में नहीं आई थी, कहीं इस खबर को पब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन अब ये खबर बाज़ाब्ता मीडिया में आ चुकी है। हालांकि टीएमसी के ऑफिशियल ने इस खबर को फिलहाल कंफर्म नहीं किया है, लेकिन खबर यही चल रही है कि टीएमसी का विलय होने वाला है कांग्रेस में। और अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, 90 मिनट तक की मुलाकात जारी रही। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में 2 मरतबा ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान यही बातचीत हुई है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का इंजमाम होना है कांग्रेस में। किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय होने का, इंजमाम होने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। समझ लीजिए आसान लफ्ज़ों में कि एक पार्टी मौजूद है, एक दूसरी पार्टी मौजूद है। अब एक पार्टी एक बड़ी पार्टी में अपने आप को मिला लेती है, उसका इंतज़ाम हो जाता है, मतलब उस पार्टी का जितना कैडर, जितना वर्कर, जितना असासा होगा उस पार्टी का हो जाएगा जिसमें उसको मिला दिया गया है। बदले में कोई सीट दी जाती है या कहीं का जिम्मेदार बना दिया जाता है। अब एक लोकल पार्टी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी में उसका विलय या इंजमाम होता है। और इंडिया की सियासत में होता रहता है, कई पार्टी का एक दूसरी पार्टी में इंजमाम हुआ है, विलय हुआ है। और उमूमन छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल पाती है, एक ना एक दिन उनको इसी अंजाम से गुजरना पड़ता है। टीएमसी के बारे में भी अब यही दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी की जो मुलाकात हुई, सोनिया गांधी ने जो मुलाकात की ममता बनर्जी से, तो इन मुलाकातों में इसी पर बातचीत हुई कि टीएमसी का विलय होगा, कांग्रेस में कैसे होगा, उस पर बातचीत हुई। एबीपी न्यूज़ ने और दूसरे चैनल ने भी अब ये खबर शाये की है कि अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस से इंजमाम के लिए एक शर्त लगाई है। शर्त यह है कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए। अगर कांग्रेस ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो जाती है तो
टीएमसी अपना कांग्रेस में इंजमाम कर लेगी। टीएमसी के हवाले से बात भी जानना जरूरी है कि टीएमसी कांग्रेस से ही निकली हुई एक पार्टी है। ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज कांग्रेस से किया था, फिर कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई टीएमसी, और ममता बनर्जी के साथ जितने कांग्रेस के वर्कर थे वो सब टीएमसी में आ गए, और ममता बनर्जी ने लगातार सीपीएम की हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस कमज़ोर हो गई क्योंकि कांग्रेस का पूरा कैडर ममता बनर्जी लेकर एक नई पार्टी बना चुकी थी। ममता बनर्जी लड़ती रही, कोशिश करती रही, और फाइनली साल 2011 में टीएमसी को जीत मिल गई, और 2026 तक 15 साल लगातार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रही, उनकी पार्टी पावर में रही। अब टीएमसी का अगर कांग्रेस में दोबारा विलय हो जाएगा तो कांग्रेस वेस्ट बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि सीपीएम पहले ही वहां से ख़त्म है, टीएमसी को ख़त्म ही कर दिया गया है। तो कांग्रेस ही अपोजिशन में रहेगी, और कांग्रेस का भी इसी में फ़ायदा है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने निकलकर एक रीजनल पार्टी बनाई है, वहाँ वहाँ कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। कांग्रेस वहाँ दोबारा सत्ता में वापस नहीं आ सकी है। वेस्ट बंगाल से पिछले 50 सालों से कांग्रेस सत्ता से दूर है, तो उसकी वजह यह है कि पहले सीपीएम ने 35 सालों तक हुकूमत की, फिर टीएमसी 15 सालों तक हुकूमत में रही। तो कांग्रेस के लीडर्स भी यही चाह रहे हैं, जब टीएमसी और बीजेपी की आपस में लड़ाई होती है, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपस में लड़ाई होती है, तो कांग्रेस के लीडर्स चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, या जश्न मनाते हैं। पिछले दिनों में मैंने देखा कि कई कांग्रेस के लीडरों ने सेलिब्रेट किया कि जो कुछ हो रहा है ममता बनर्जी के साथ अच्छा हो रहा है, उनकी पार्टी के एमएलएस को तोड़ा जा रहा है, एमपीज को तोड़ा जा रहा है। आपने नहीं देखा होगा कांग्रेस के लीडरों का इस पर बयान या उनके यहाँ बेचैनी, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि रीजनल पार्टी ख़त्म होगी तो हमारी वापसी दोबारा होगी, ये हमारे हक़ में फ़ायदा है। और यही पॉलिसी भी होती है कांग्रेस या बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों की कि रीजनल पार्टी ना रहे, लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहे। तो टीएमसी के विलय होने से कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में दोबारा वापसी का मौका मिल सकता है। अब ये कांग्रेस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इस मौके का फ़ायदा उठा पाती है। एक और ख़बर आ रही, और ख़बर यह है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का भी विलय कांग्रेस में होने जा रहा है। सुप्रिया सुले जो शरद पवार साहब की बेटी है, उनसे पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी एनसीपी का विलय होने जा रहा है कांग्रेस में, तो उन्होंने कुछ भी वाज़ेह जवाब नहीं दिया, ना तो उन्होंने इसको कंफर्म किया ना रिजेक्ट किया। और ख़बर यही चल रही है कि शायद इसका विलय होने वाला हो, क्योंकि सुप्रिया सुले का जो जवाब था वो था पहले बारिश तो होने दो। ममता बनर्जी की पार्टी के विलय की खबर सामने आई है, सुप्रिया सुले से सवाल हो गया तो उन्होंने कहा पहले बारिश तो होने दो। इशारा यह है कि पहले अगर टीएमसी और कांग्रेस आपस में मिल जाती है तो शायद इसका भी विलय हो जाए। फिलहाल वैसे ममता बनर्जी के जो करीबी लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया है और कहा है कि टीएमसी का कांग्रेस में न तो विलय होने वाला है, ना मर्ज होने वाली पार्टी है, ना कोई अलायंस हो रहा है। फिलहाल सस्पेंस बाकी है। ममता बनर्जी वही है जिन्होंने इंडिया अलायंस को साल 2024 में ज्वाइन नहीं किया था। राहुल गांधी ने जब भी इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई, तमाम लीडरों को इकट्ठा किया, ममता बनर्जी ने अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। राहुल गांधी को लीडर मानने से ममता बनर्जी ने इनकार किया। तज्ज़िया निगारों के एक बड़े तबके का दावा यह है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को अंदरूनी खाना सपोर्ट किया। कांग्रेस को 2024 में इक़्तिदार से आने से रोकने के लिए ममता बनर्जी की वजह से साल 2024 में राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके और अब खुद उसी ममता बनर्जी का बुरा अंजाम हो गया, दोबारा उसको वापस आना पड़ा है। पिछले दिनों जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी तो आपने देखा था कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी एक साथ बैठी हुई, अभिषेक बनर्जी भी उस पार्टी में मौजूद थे और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ममता बनर्जी उस मीटिंग में ले रही थी। अलग बात है कि उसी दिन उनके करीबी लोगों ने उनके साथ खेला कर दिया, बगावत कर दी। अब इस देश में रीजनल पार्टियां दोबारा कमज़ोर हो रही है। 1990 की दिहाई में कांग्रेस कमज़ोर होने लगी और कांग्रेस के ही नेताओं ने या कांग्रेस की विचारधारा रखने वालों ने अलग अलग पार्टी बनाई। कुछ लोग जो कांग्रेस के खिलाफ थे, जिन्होंने जनता पार्टी के मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जो जयप्रकाश नारायण की तहरीक का हिस्सा थे, उन लोगों ने भी अलग अलग पार्टी बनी। जैसे बिहार में कई सारी पार्टी बनी, महाराष्ट्र में कई सारी पार्टी बनी, यूपी में बनी, यानी बेशुमार
पार्टियां बनी और वो सब जो पार्टियां बनाने वाले थे उनमें से किसी ने कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाई, कुछ लोगों ने कांग्रेस से निकलकर पार्टी बनाई, लेकिन ये तमाम लोग अब दोबारा कमज़ोर हो रहे हैं। कांग्रेस भी कमज़ोर है, लेकिन कांग्रेस का कैडर पूरे देश में है, नेशनल पार्टी है, कांग्रेस की कई स्टेट में सरकार है। तो कांग्रेस आज कमज़ोर है, लेकिन हमेशा कमज़ोर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी हिंदुस्तान की सच्चाई है कि इतना बड़ा देश है, बीजेपी की मरकज़ में अगर हुकूमत नहीं रहेगी, किसी और पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो वो सरकार कांग्रेस ही बना सकती है। कोई और पार्टी सेंटर में सरकार हिंदुस्तान में बनाने की पोजीशन में नहीं हो सकती है। हाँ, एक स्टेट में, दो स्टेट में वो पार्टी अपनी पोजीशन मजबूत कर सकती है, वो चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है। और कांग्रेस और बीजेपी इस बात पर हमेशा मुत्तफिक रहते हैं कि रीजनल पार्टियां कम होनी चाहिए, उनका असर रसूख कम होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से भी रीजनल पार्टियों को ख़त्म करने का कोई ख़ास विरोध नहीं किया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है, रीजनल पार्टियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुसलमानों के हक़ में क्या बेहतर है? अगर आप देखेंगे तो रीजनल पार्टियां मुसलमानों के हक़ में ज़्यादा बेहतर रही है। बीजेपी 1982 में कायम हुई, उससे पहले जनसंघ थी, और 1990 यानी बाबरी मस्जिद की तहरीक के बाद बीजेपी को कुछ रियासतों में कामयाबी मिलने लगी, बीजेपी की जीत होने लगी। और साल 2014 में पहली मर्तबा बीजेपी ने फुल फ्लेज अपनी सरकार बनाई। तो लंबे अरसे तक, या कह लीजिए आज़ादी के बाद से लगातार आरएसएस ने, बीजेपी की विचारधारा रखने वाले लोगों ने कोशिश की, जिद्दोजहद की, और तकरीबन 70 साल या 65 साल बाद बीजेपी को, आरएसएस को हिंदुस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाबी मिली। उससे पहले कांग्रेस थी और कांग्रेस से ही मुसलमान बेहद परेशान हो चुके थे। कांग्रेस का एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ था। चुनांचे जब ये रीजनल पार्टियां बनने लगी, जैसे बिहार में आरजेडी बनी, यूपी में समाजवादी पार्टी बनी या बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, दूसरे स्टेट में कुछ और पार्टियां बनी, तो मुसलमानों को राहत मिली। मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़कर फौरन इन पार्टियों को वोट किया, सपोर्ट किया, इनकी सरकार बनी। क्योंकि रीजनल पार्टियों का मतलब ये था कि वो पार्टी तमाम कम्युनिटी के, तमाम राय दहिंदगान के हुकूक का ख्याल रखेगी, उनको उन वोटों की ज़रूरत थी। और कांग्रेस सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, वो हमारा वोट बैंक है। और कांग्रेस की यही पॉलिसी बीजेपी को भी उभरने का मौका दे रही थी। अब दोबारा अगर रीजनल पार्टियां ख़त्म होती है, बीजेपी या कांग्रेस रहती है, तो इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिक्के के दो रुख होते हैं, एक रुख बीजेपी है तो दूसरा रुख कांग्रेस है। आरएसएस कई मरतबा कांग्रेस से भी अपने एजेंडा के मुताबिक काम करवा लेती है जो आरएसएस चाहती है। और यही वजह है कि पिछले 60-65 सालों के इक़्तिदार में कांग्रेस आरएसएस की साजिश को नहीं समझ पाई, बल्कि कांग्रेस के कई लीडर आरएसएस के इशारे पर काम करते रहे हैं, वो आरएसएस के लीडर रहे हैं। नरसिम्हा राव के बारे में तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि उन्होंने आरएसएस के लिए ही हर एक काम किया। बाबरी मस्जिद उनके ज़माने में शहीद हुई, इंडिया और इजराइल के दरमियान सफारती रिश्ता उनके दौर में कायम हुआ, और ऐसे कई सारे उनके कारनामे हैं। और कहा यही जाता है कि नरसिम्हा राव कांग्रेस की हुकूमत में देश का प्राइम मिनिस्टर था, वो कांग्रेस का सदर था, लेकिन काम कर रहा था आरएसएस के लिए। और ऐसा ही इल्ज़ाम और भी कई होम मिनिस्टर पर, कांग्रेस के कई चीफ मिनिस्टर पर और दूसरे नेताओं पर लगता रहा है। ये मौका नहीं है, किसी और वीडियो में इस पर मैं तफसील से बातचीत कर सकता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।